नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। पहला, संजय सिंह कब तक जेल में रहेंगे? दूसरा, कांग्रेस को आई काशीराम की याद। तीसरा, जाटलैंड में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश। इस विषय पे बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होगी। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम इन वन गो आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, संजय सिंह कब तक जेल में रहेंगे? पहले तो ये समझ लीजिए कि केस क्या है। देखिए, केस ये है कि संजय सिंह साहब जो आम आदमी पार्टी के एमपी हैं और मतलब तेज तर्रार एमपी हैं, राज्यसभा में बहुत अच्छा बोलते हैं और केवल आम आदमी पार्टी नहीं, उनका एक सारे सारे दलों में उनका एक ठीक-ठाक लोगों से मिलना-जुलना है। संजय सिंह के बारे में मैं एक छोटी बातें जल्दी से 2 और बता दूँ। संजय सिंह मेरे जानने वाले बहुत से एमपीज़ में अकेले एक ऐसे एमपी हैं जिन्होंने गांधी पीस फाउंडेशन के लिए अपने एमपी रैट से एक बड़ा पैसा दिया था। गांधी जी को कोई याद नहीं करता, मन से सब लोग बोलते हैं, लेकिन अपनी एमपी लैट से कितने लोगों ने गांधी जी को अपनी कंस्टिट्यूंसी के अलावा पैसा दिया है, देखने वाली बात है। दूसरा, संजय सिंह का एक और बड़ा काम बता दें, केरल में जब एक बार दैविक आपदा आई थी, समुद्री तूफान आया था, तो वहां पे भी उन्होंने अपने एमपी लैट से, लोग नहीं देते हैं, लोग ज्यादातर अपना एमपी लैट सोलर लाइट, कंप्यूटर खरीदने, क्योंकि ये सबको पता है कि सोलर लाइट और कंप्यूटर खरीदने से एमपी साहब का क्या फायदा होता है, ये जो इस गेम में है उसको पता है। तो मैं उस दृष्टि से एक बड़ी बात मानता हूँ कि कम से कम गांधी के लिए संजय सिंह ने एक एक बड़ा काम किया था। अब सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये केस क्या है। केस ये है कि कांग्रेस की ओरिजिनली कांग्रेस ने कंप्लेन की थी, दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई थी उसमें घोटाले को लेकर। ये वहां से शुरू हो रहा है केस। फिर ये जो एक्साइज और शराब का धंधा होता है, बड़ा धंधा होता है, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बहुत से लोगों का नाम आया। मतलब आम आदमी पार्टी का तो जो मंत्री और बाकी लोग थे उनका नाम था ही, लेकिन इसमें साथ-साथ नाम आ गया। अ, अगर आपको याद हो, मतलब आम आदमी पार्टी के कुछ घोटाले में जो हमारे चंद्रशेखर राव साहब हैं, उनकी बेटी का नाम भी है। और वो ऐसा कहा जाता है, वो एक ऐसी चाबी है जिसको केंद्र सरकार उसको बार-बार उस चाबी को घुमा के चंद्रशेखर राव को अपने हिसाब से कहती है कि कब किसका किसका विरोध करिए, किसका नहीं विरोध करिए, एनडीए में आइए, इत्यादि आइए, नहीं आइए, इत्यादि, इत्यादि। उसी क्रम में आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी साहब हैं, उनके एक बहुत करीबी अ लोकसभा सांसद हैं एमएस रेड्डी साहब। एमएस रेड्डी साहब के बेटे राघव रेड्डी भी इस घोटाले में जेल गए थे। राघव रेड्डी साहब के साथ एक और जेल गए थे सज्जन, जो एक बड़े बिज़नेसमैन दिनेश अरोड़ा जी हैं। ये राघव रेड्डी और दिनेश अरोड़ा जेल से जब निकले तो जो हिंदू ने अभी एक स्टोरी की है 1-2 दिन पहले, हिंदू अखबार ने, उसके अनुसार अदालत ने में राघव रेड्डी और दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने की उनको अनुमति की एप्लीकेशन डाली और ये अनुमति 3 अक्टूबर को उनको मिल गई कि भाई ठीक है, आप सरकारी गवाह बन सकते हैं। सरकारी गवाह का मतलब कि अब उनको सजा नहीं हो। अब ये सरकारी गवाह, ये जो 2 लोग बने, उनके बयान के आधार पर क्या बयान उन्होंने दिया? बयान में केवल संजय सिंह के ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने इन बिजनेसमैन को, जो शराब और इसका काम करते थे, को केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मिलवाया था। उनका अपराध ये है कि उन्होंने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से इन लोगों को मिलवाया था। थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये सही भी है। तो अगर कोई किसी बिजनेसमैन को कहीं मिलवा रहा है, तो इसमें मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें संजय सिंह की क्रिमिनल एक्टिविटी कौन-सी है? और इस देश का एक बड़ा वो है कि जो मुल्जिम हैं, जो खुद ही सेल्फ अप्रूव्ड हैं, जो खुद गवाह बन रहे हैं, वो आज बेल पर जेल के बाहर हैं और उनके ये बताने पे कि ये उनके से अच्छा उनके अगेंस्ट सबूत क्या है संजय सिंह के, कि इन सरकारी गवाहों ने कहा कि इन्होंने मुझे इनसे मिलवाया था।
इन्होंने पैसा मुझसे लिया था ये नहीं कहा, इन्होंने कोई वो किया था नहीं, इन्होंने मुझे चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिलवाया था, और ये खुद भी कोई जब मिलवाए थे तो ये भी एमपी थे भाई। अब 2-3 चीजें इसमें इसलिए मैं आपको इसकी वो समझाने की कोशिश करूं। एक तो ये है कि इंटरनल भी थोड़ा आम आदमी पार्टी में कुछ चीजों की खींचतान है। आम आदमी पार्टी में खींचतान है, आम आदमी पार्टी को आज देश में अगर अपना, आम आदमी पार्टी ने किसी भी विपक्षी पार्टी को देश में अपना अगर वजूद रखना है तो ये उसको विपक्ष के इंडिया अलायंस के साथ आना ही होगा, और जिसके तहत वो आए भी। वो बीच में कोशिश बहुत किए थे कि अलग से अपना अलायंस बनाए, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, बीआरएस, ये लोग मिलके, वो हो नहीं पाया। अब वहां पे संजय सिंह जो हैं, वो वहां का एक बढ़ता, उनका आम आदमी पार्टी में एक प्रभाव बढ़ रहा है, उनकी विजिबिलिटी सबसे ज्यादा है। वो केवल एमपी है, शुद्ध केवल एमपी, और वो भी राज्यसभा के। लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी राज्यसभा के एमपी के दौरान अपनी प्रेजेंस फील्ड कराई है, हर जगह वो सबसे आगे, किसी भी आंदोलन, किसी भी उसमें सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने लोकसभा के अंदर जितने दिन बिताए होंगे, उससे आधी रातें तो उन्होंने बाहर प्रदर्शन और अनशन और ये सब करते हुए बिताई। तो वो एक वहां का एक बड़ा विजिबल चेहरा है, जिसके पीछे और जिनकी बातें सुन के लोग प्रभावित होते हैं। अब वहां पे एक दूसरे सज्जन आ गए, राघव चड्ढा जी। राघव चड्ढा जी इस समय भाई मेरे अरविंद केजरीवाल साहब के बहुत ही पसंदीदा चेहरा है, उनको बहुत पसंद है। अब थोड़ा ये भी समझ लीजिए राघव चड्ढा जी का, क्योंकि ये कहां से हो रहा है, कांग्रेस और इंडिया के गठबंधन को कैसे इफेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, उसके कारण मैं बताता हूं। अब राघव चड्ढा इतने खास हैं कि राघव चड्ढा जी के ऊपर एक सुखपाल खैरा एमएलए हैं पंजाब में, कांग्रेस पार्टी के, उनको अभी बंद किया गया है 2015 के एक ड्रग केस में। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसका इसका कारण समझ लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट। सुखपाल खैरा ने राघव चड्ढा के ऊपर ये आरोप लगाया कि एक ये व्यक्ति जो 2020-2021 में अपनी आईटीआर फाइल किए थे 2,44,000 की, जो आईटीआर रिटर्न था कि इनकी इनकम जो है वो 2020-21 में 2,44,000 थी। उनका, सुखपाल खैरा का कहना ये था कि उन्होंने अपनी शादी में, उनकी जो एक मशहूर अदाकारा परिणीति चोपड़ा जिसे उनकी शादी हुई, उसमें उन्होंने 4 कैरेट का डायमंड कैसे दिया? और सुखपाल खैरा ये भी कहते हैं कि भई वो इतनी मशहूर अदाकारा और वो बहुत पैसे वाली, उन्होंने सस्ता डायमंड दिया। लेकिन इन भाई साहब ने कई, मतलब उसकी दाम तो मुझे नहीं मालूम, ये कहते हैं उससे 10 गुना वो करोड़ है कि 50 लाख है कि क्या है, लेकिन एक इतना महँगा डायमंड ये कहाँ से लाए? तो इनकी ये लाए कहाँ से? और फिर इसकी बात की भी चर्चा हो रही है कि राघव चड्ढा जी 10 लाख रुपए पर दिन के एक होटल में कैसे रुक सकते हैं? 1 दिन, जिसका 1 दिन के 1 कमरे का किराया उसमें कैसे रुक सकते हैं? इस तरह की बातें होंगी। लेकिन जैसे ही सुखपाल खैरा की ये सब बातें आई, उसके 1-2 दिन के अंदर उनको पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप विपक्षी इंडिया का पार्ट हैं। आप 2024 में एक बड़ी लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। आज ऐसे समय जब आपके सामने बीजेपी बिना किसी सबूत के, बिना किसी उसके ईडी और सीबीआई और इनका दुरुपयोग जिस ढंग से कर रही है खुलेआम, ऐसे समय में आपको 2015 8 साल पुराना एक ड्रग केस एकदम से याद आया और उस पे अभी कार्रवाई करनी थी। कार्रवाई करते, बिल्कुल करते, लेकिन कम से कम इंडिया की कुछ सीटें का फाइनल हो जाता ही हो जाता तब करते। लेकिन चूंकि आप उनका एक बयान राघव चड्ढा के आने के 1-2 दिन के अंदर करते हैं तो कुछ तो प्रश्न उठते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संजय सिंह अब कम से कम, अब 2 प्रश्न हैं। संजय सिंह मेरे हिसाब से कम इलेक्शन से पहले तो जेल से नहीं निकलने वाले हैं। क्योंकि वो जब निकलेंगे तो वो जिस तरह से प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न वो मोदी सरकार और मोदी से पूछते हैं, उसमें दिक्कत होती है, सरकार को और मोदी जी को। दूसरा एक प्रश्न जो लोगों के बीच घूम रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी भी अरेस्ट होंगे और अगर होंगे तो कब? अब इस पे हम लोग चर्चा, ये ओवरव्यू में तो बहुत जल्दी-जल्दी छोटे उस पे करते हैं। इस पे चर्चा हम लोग नेक्स्ट उसमें किसी डिटेल में करेंगे। अब दूसरी बात, कांग्रेस को आई काशीराम की याद। एकदम से कांग्रेस को काशीराम जी की, एकदम से नहीं, काशीराम जी की याद इधर कांग्रेस को भी, सपा को भी, सबको आ रही है। इसके पीछे एक कुछ चीजें समझ लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन इंडिया में 16.6% थी।
बिहार में भी एक जो सर्वे हुआ है, पॉपुलेशन सर्वे बिहार सरकार द्वारा, उसमें बताया गया है कि बिहार में जाति जनगणना सर्वे के अनुसार शेड्यूल कास्ट का करीब 19% है आबादी है। जबकि 2011 में जो सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार 16% आबादी थी भारत में। मैं एक एक बात और आपके साथ शेयर कर लूँ, भारत में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पंजाब में है 31% और सबसे कम 2 राज्य ऐसे हैं नागालैंड और अरुणाचल 0%। एक भी शेड्यूल कास्ट इन 2 राज्यों में नहीं है। मिज़ोरम में शायद 0.11% है, कुछ इस तरह से। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 21% शेड्यूल कास्ट है। वो अगर बिहार में बढ़े हैं तो यहाँ पे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हम 21 ही परसेंट मांग के चल रहे हैं। अब जो बिहार का जाति सर्वेक्षण हुआ है, उसके अनुसार बैकवर्ड करीब 63% है। तो वहाँ 63 है तो उत्तर प्रदेश में कोई 30% नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से 58 से लेके 65% के बीच हो सकते हैं, 60 से 65% के बीच होंगे। बिहार से कोई बहुत पीछे नहीं होंगे, इसी के आस-पास होंगे। अब इम्पोर्टेंट सबसे बात क्या है कि ये जो शेड्यूल कास्ट वोट है, वो एक समय कांग्रेस का जो वोट बैंक था ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक। ये कांग्रेस जब से कमजोर हुई और कांग्रेस को जब से दलित ने छोड़ा, तो कांग्रेस के पराभव बीजेपी के जो उदय थे उसमें सबसे बड़ा हाथ इस दलित वोट का है। अब कांग्रेस ने एक बड़ा ताना माना काशीराम जी के को नायक मानकर 9 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि होती है और 9 अक्टूबर से एक दलित गौरव संवाद यात्रा कांग्रेस शुरू कर रही है, जो करीब 1.5 महीने तक चलेगी और 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, जिस दिन हमारे संविधान को हमने अडॉप्ट किया था, उस दिन तक ये करीब 1.5 महीना उत्तर प्रदेश में घूमेगी। हालाँकि एक और मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, काशीराम जी का जन्मदिन समाजवादी पार्टी अभी 15 मार्च को जब पड़ा था, तो अपने सपा कार्यालय में उसको धूमधाम से मनाया था और अखिलेश यादव जी ने रायबरेली में जाके काशीराम जी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया। अब जो अभी समझने वाली बात ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत पे हिंदुस्तान की सारी पार्टीज़ कहती हैं कि हम चलते हैं। वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, सारे पार्टी का कहना है, हिंदुस्तान की एक भी पार्टी मुझे ऐसी नहीं मिली जो कहे कि हम डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत पे, सबका कहना है कि हम वो डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत पे चलते हैं। लेकिन काशीराम जी के ऊपर जो इस मतलब इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद और फिर उनका काम शुरू हुआ, वामसेप पे काम किया मिशन के रूप में। जो पिछले 40 साल के जो नायक हैं, वो काशीराम जी हैं। काशीराम जी के ऊपर मायावती अपना एकाधिकार मांगती है और वो अपने को काशीराम से आइडेंटिफाई करती है। लेकिन अब उस काशीराम जी को नायक के रूप में कांग्रेस, सपा और कोई भी ये पार्टीज़ अब उनको अपने नायक के रूप में भी स्थापित करना चाह रही हैं। अजय राय जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने डिटेल बताया है कि कैसे 80 लोकसभा सीटों पर वो 1 लाख दलितों से सीधे संवाद करेंगे, करीब 2 लाख फॉर्म बाँटे जाएँगे जिसमें दलित अधिकार पत्र बोला जा रहा है। उसमें वो दलितों से पूछेंगे कि आपकी 5 प्रमुख माँगें क्या हैं या आपको क्या-क्या चाहिए और उसके बाद उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाएँगे इत्यादि, इत्यादि। और ये भी कांग्रेस कह रही है कि वो 80 सीटों में जो उत्तर प्रदेश में है उसमें इन दलितों का एक कोर ग्रुप बनाएगी जो काशीराम की बातों को प्रोपेगेट करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर वो अलग चल रहे हैं। एक काशीराम जी को थ्रस्ट देने के लिए, उनकी बातों को करने के लिए एक अलग से प्रोपेगेट करेंगे। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो काशीराम जी के जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जो काशीराम जी के मतलब छत्रछाया में बहुत से इस तरह के ग्रुप थे, जो मायावती जी जिनको सहेज के नहीं रख पाई हैं, जो इधर-उधर हो गए, उनको शायद एक जगह लाने में सहूलियत। एक और चीज़ क्या हुई है कि बीएसपी के हाल के दिनों की जो पॉलिटिक्स है, उनका जो डिली-डैली, इधर-उधर करने का, उससे एक अच्छा समाज का वर्ग निकल के अब बीजेपी के साथ आइडेंटिफाई हो गया। कभी वो कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था। कांग्रेस इस समय हर तरह से प्रयासरत है उस वोटर को वापस लाने के लिए। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के पास एक ट्रम्प कार्ड है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो उनके प्रेसिडेंट हैं। और इस तरह की भी खबर चलाई जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बिजनौर से इलेक्शन लड़ सकते हैं। बिजनौर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिजनौर से मायावती जी भी एमपी रह चुकी हैं, मीरा कुमार जी भी वहाँ अपना थी इलेक्शन लड़ी थी। तो वो एक आइडेंटिफाइड सीट है जिसके बारे में बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ से खड़गे जी लड़ेंगे।
अब ये तो बात कांग्रेस को एकदम से काशीराम जी की याद, और अच्छा है, उन्होंने बहुत काम किया था। अगर काशीराम जी को हम लोग उनकी कुछ चीजों पे अगर चलेंगे तो समाज में बेहतर सुधार होगा। तीसरी बात है वो है, जाट लैंड में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश फिर की जा रही है। संजीव बलियान जी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अ, से आते हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने एक मांग उठाई है कि उत्तर प्रदेश में ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको एक अलग राज्य बनाया जाए, मेरठ को उसकी राजधानी बनाई जाए, और उनका ये भी दावा है कि अगर ये राज्य बन जाएगा तो भारत का सबसे विकसित प्रदेश के रूप में ये स्टैब्लिश हो जाएगा। संजीव बलियान जी केंद्रीय मंत्री के अलावा ये भी हम जानना चाहिए कि अमित शाह साहब के बहुत ही नजदीकी हैं, विश्वास पात्र हैं। किसान आंदोलन की हवा निकालने में इन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया था। इनकी नजदीकियां कभी कभी कहा जाता है जिसकी वजह से जो हमारे राकेश टिकैत साहब हैं उनका रोल भी संदिग्ध माना जाता है, क्योंकि उनको ऐसा कहा जाता है कि दोनों लोग एक ही मतलब जाटों के एक जो खाप है उसमें एक खाप से आते हैं, और दोनों लोगों में नजदीकियां हैं। हालांकि इसका विरोध वहां के जो पूर्व विधायक हैं संगीत सोम जी, उन्होंने किया है। उन्होंने मूल रूप से 3 बातें कही। उन्होंने कहा है कि ये अगर बात हो जाएगी तो एक हम छोटा मिनी पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उनका कहना यह है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर 80% से ज्यादा मुस्लिम रहेंगे, और उन्होंने प्रश्न उठाया है, तो क्या हिंदू यहाँ माइनॉरिटी में रहेंगे? मतलब हिंदू माइनॉरिटी में नहीं रह सकता। और फिर उनका कहना है कि इस पश्चिमी प्रदेश में कोई नहीं चाहता है कि अलग प्रदेश। अब मैं दूसरी बात पे आ जाऊं कि हालांकि अजीत सिंह जी जो एक समय किसानों के सबसे बड़े नेता और जाटों के सबसे बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, उनकी एक बहुत पुरानी डिमांड, बहुत सालों से डिमांड है, इसको हरित प्रदेश के नाम से, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को के नाम से अलग प्रदेश बनाने की। अब जो प्रपोज हो रहा है उसमें 18 जिले की बात है। इन 18 जिलों में 19 एमपी लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, और 95 एमएलए विधायक चुने जाते हैं। मैं एक और जानकारी के लिए बता दूं, मायावती जी ने 2011 में यूपी विधानसभा में यूपी को 4 हिस्सों में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। पूर्वांचल प्रदेश था, पश्चिमी प्रदेश था, बुंदेलखंड था और अवध प्रदेश था। ये ऑलरेडी एक बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पारित। इसका जरा मैं और थोड़ा पॉलिटिकल वो बता दूं। विधानसभा 2017 में बीजेपी की इन 95, यहाँ पे 95 जो सीट हैं, उन 95 सीट में 74 सीट बीजेपी की आई थी, जो 2022 के इलेक्शन में घटकर 63 रह गई, 63। और सपा और आरएलडी जो है, इनकी 16 सीटें 15 प्लस 1 2017 में थी, जो अब बढ़कर 32 हो गई। 16 से मतलब जस्ट डबल, 24 सपा और 8 आरएलडी। 2019 के इलेक्शन की भी मैं बात बता दूं, जो एमपी इलेक्शन हुआ उसमें 12 जो टोटल माफ कीजिएगा, 19 जो टोटल सीटें थी, उसमें से 12 बीजेपी, 4 बसपा और 3 समाजवादी पार्टी के हिस्से में थे हैं। बाद में एक रामपुर की सीट हार के वो भाजपा के खाते में चली गई है। अब ये जो जो मामला है, क्योंकि वो अब एक चेंज चाह रहा है, वो बीजेपी में चला गया था, अब एक जाटों का एक बड़ा वर्ग शायद वापस आरएलडी में आने की बात कर रहे हैं। उनको लगता है, ऐसा सबको लगता है कि वो शायद वापस आएंगे, और खास करके किसान आंदोलन के बाद इस तरह की बात तेज हो गई। अब दूसरा ये भी है कि मुसलमानों का कांग्रेस के साथ, क्योंकि इस प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं पश्चिम के जाने के साथ, किसका फायदा किसका नुकसान होगा, इसका गणित एक अलग है। इसमें सपा का फायदा होगा, सपा बीएसपी का फायदा होगा, सपा को कांग्रेस को साथ लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, वो अभी याद नहीं, लेकिन ये एक मुस्लिम यहाँ पे एक डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। दूसरा, मायावती जी का एक व्यक्तिगत प्रभाव क्षेत्र है, उस पर कितना असर पड़ेगा, ये भी एक डिबेटेबल बात है। और एक चीज ये भी मानी जा रही है कि जो संजीव बलियान जी हैं, ये वाटर टेस्ट कर रहे हैं। वाटर ये टेस्ट कर रहे हैं कि संजीव बलियान जी ने एक बयान दिया, संगीत सोम ने एक बयान दिया, देखा ये जा रहा है कि इससे हिंदू मुस्लिम मामला कुछ बन पाता है कि नहीं बन पाता है। दूसरा ये भी है कि अगर इसको 2 हिस्सों में बाँटा जाता है, तो इसके पीछे जो संजीव बलियान जी के जो नेता हैं,
जिनके जो जिनके बहुत विश्वास पात्र हैं, उनकी थ्योरी भी कहीं न कहीं समझ में आती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के प्रभाव क्षेत्र को कर्टेल करने की कोशिश तो वो ज़रूर करेंगे। क्योंकि आज वो 80 सीट वाले हैं, अगर 12 सीट भी कम हो जाती हैं तो 68 सीट पे रह जाएँगे। और जो मुख्य बात जिससे मैंने बात शुरू की थी कि संगीत उनका जो बयान है वो हिंदू-मुस्लिम करने की उनकी एक फिर से कोशिश है। लेकिन कभी-कभी ये लगता है कि वो एक तरफ संजीव बलियान एक बयान दे रहे हैं, संगीत सोम एक दे रहे हैं, एक ही पार्टी में हैं, एक ही जगह से आते हैं। तो ये कहीं मिली-जुली कुश्ती तो नहीं है। ये सिर्फ़ देखा जा रहा है कि इससे कितना हिंदू पोलराइज़ होता है। ये भी एक कोशिश हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।